नमस्कार, 103.1 मेगाहर्ट्ज अरुण एफएम पर आप सुन रहे हैं फेवरेट प्रोग्राम आज का मेहमान अपने दोस्त ग्यामर नीमे के साथ। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करवाते हैं हमारे राज्य के जाने माने हस्तियों से और उनकी उपलब्धियों से। तो उसके चलते आज हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर तारो सिंधिक, जो हमारे डेरा नतुंग गवर्नमेंट कॉलेज में हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर है। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे डॉक्टर सिंधिक एक कवि है और एक लिरिसिस्ट भी है। और 2017 में उन्होंने अपनी रची हुई कविताओं को प्रकाशित किया था, जिसका नाम है अक्षरों की बिनती। और इस किताब के लिए उन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2017 की प्राप्ति हुई थी, कन्फर्ड बाय द इंडिया नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स एंड द मिनिस्टर ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड ही इज ऑल्सो ए रेसिपिएंट ऑफ शताब्दी सम्मान कन्फर्ड बाय बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन 2018। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस भाग में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्यामर नीमे जी। सबसे पहले तो आकाशवाणी ईटानगर के सभी श्रोताओं को मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहूंगा, नमस्कार कहना चाहूंगा। और मैं ग्यामर नीमे जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके इस आज का मेहमान कार्यक्रम का एक मेहमान बनकर आज आया हूं और अपने बारे में कुछ जानकारियां आप सभी के समक्ष साझा कर सकूं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, चलिए हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपने कविता लिखना कब से शुरू करा? वैसे कविताओं के प्रति मेरा आकर्षण तो बहुत पहले से ही है। जैसे मैं हिंदी पढ़ता हूँ तो हिंदी में बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने को, जैसे कि कविता तो है ही उसमें, जैसे उपन्यास हुआ, नाटक है, काव्य शास्त्र है, वहाँ पर भाषा विज्ञान है, फिर निबंध है, ऐसे कई सारे अलग अलग विधाएं हैं। लेकिन उन सारी विधाओं में कविताओं ने मुझे हमेशा अपनी तरफ आकर्षित किया है। लेकिन मैंने कभी लिखने का प्रयास नहीं किया, मुझसे शायद वो होता नहीं था, या फिर मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। तो मेरी कविता लिखने का जो सिलसिला है वो शुरू होता है 2007 से, जब मैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में एमए के 3rd सेमेस्टर में था। तब मैंने कविताएं लिखना शुरू किया, वो भी एक कार्यक्रम के दौरान। 14 सितंबर को हर साल भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो हमारे वहाँ भी बहुत जोरों शोरों से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो वो भी 14 सितंबर का ही दिन था और हम लोगों ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया था, स्वरचित काव्य पाठ। तो पहली दफा मैंने उस वक्त कविता लिखी और मैंने उस कविता का पाठ किया और संयोग से मुझे प्रथम पुरस्कार भी मिला। तो वो एक प्रकार से मुझे कविता लिखने के लिए बहुत प्रेरित किया, उस वक्त की जो पुरस्कार हैं। तब से मैंने लिखना शुरू किया और वो जब भी मेरे मन में कुछ आता है, कुछ का जब उदास होता हूँ या बहुत खुश होता हूँ, या फिर समाज में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसको देखकर बहुत निराशा मन में उत्पन्न होता है, कभी कभी क्रोध उत्पन्न होता है, तो तमाम तरह की जो भावनाएं मन में उथल पुथल मचाती हैं, तब वो कविता निकल कर आती रहती है। तो 2007 से मेरी कविता लिखने की जो यात्रा है वो आरंभ होता है और वो चलता गया। फिर अक्षरों की बिनती प्रकाशित हुई, फिर साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हुआ, फिर कई सारे ऐसे छोटे बड़े सम्मान भी मिलते गए और आज भी मैं लिखता हूँ लगातार, ये सिलसिला जारी है आज भी। तो फिर डॉक्टर सिंधिक, ये पता चल रहा है कि जो आपकी जो कविता लिखने की जो जर्नी है वो बहुत ही रीसेंट है, 2017 को ही आपने शुरू करा। और इतने कम समय में आपकी पहली किताब में ही आपको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला और इतने सारे बड़े बड़े अवार्ड्स मिले। तो कैसा लगता है इतने बड़े बड़े अवार्ड्स मिलकर? हालांकि मैंने कभी भी ये सोचकर तो नहीं लिखा था कि मैं किसी पुरस्कार को पाने की इच्छा में ये लिख रहा हूँ या फिर मुझे कोई सम्मान मिले इस चाह में मैं लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं था। बस मुझे अच्छा लगता था लिखना। तो जब भी, जैसे मैंने अभी बताया, कुछ भी घटनाएं जब घटित होती है तो मैं बस लिखता जाता हूँ। मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता था। हाँ, लेकिन एक इच्छा तो जरूर थी कि मेरी किताब जो है, मेरी कविताएं जो है वो पुस्तक रूप में लोगों तक पहुंचे। वो एक प्रकार की बहुत मन में ठीस रहता था कि मैं जो लिख रहा हूँ वो लोगों तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ सोशल मीडिया तक वो सीमित था, जैसे फेसबुक है। तो मुझे बहुत कभी कभी अफसोस होता था कि मैं कविताएं क्यों लिख रहा हूँ, मेरी कविताएं लोगों तक पहुंच ही नहीं रहे तो मैं क्यों लिख रहा हूँ। लेकिन फाइनली वो एक पुस्तक के रूप में बाद में प्रकाशित हुई और ये जो साहित्य अकादमी है वो हर साल ये पुरस्कार जो है उसका वितरण होता है। तो मेरे गुरुजनों ने कहा कि आप भेज के देखो इस पुस्तक को, शायद कुछ हो। तो मैंने ऐसे ही भेज दिया, लेकिन बाद में पता चला कि मेरा नाम जो है वो चुना गया है इस पुरस्कार के लिए। वो पल जो है मेरे लिए मतलब ऐसा था कि
जैसे कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे इस पुस्तक को कोई पुरस्कार मिलेगा, और वो भी साहित्य अकादमी। आप सोच नहीं सकते, साहित्य अकादमी पूरे भारत में साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान है। जी हाँ। तो वो तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने कोई ऐसा सपना भी नहीं देखा, लेकिन वो सपना सच हो गया। तो वो उसकी अलग खुशी तो है ही, लेकिन वो ऐसा क्या कहते हैं, उसकी जो भावना है, उस समय की जो फीलिंग्स है, वो ऐसा है कि आप उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते। क्योंकि एक तो मैंने उसकी अपेक्षा भी नहीं की थी, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो गया। जब ऐसा चीज हो जाता है तब उस खुशी की कोई सीमा नहीं होती। वो एक स्वप्न लोक का अनुभव जैसा होता है। तो हमारी हिंदी कविताओं में ऐसी एक बार बार बयान आता है, कुछ कवि है सूरदास का, उनकी कविताओं में ऐसे, या फिर कबीरदास की कविताओं में भगवान को लेकर ऐसे बोलते हैं कि हमारा भगवान ऐसा है कि वो गूंगे के गुड़ जैसा है। गूंगा आदमी अगर उसको आप गुड़ खिलाइए, वो उस मिठास को वो आप अनुभव करेंगे, लेकिन आप उसको बयां नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही अनुभव था मेरा, गूंगे के गुड़ जैसा था। मतलब वो उस खुशी की कोई शब्दों में आप उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकते। तो सर चलिए, मैं जरा सा आपके बचपन में वापस जाना चाहूंगी। आप अपर सुबनसिरी जिले से हैं? जी जी जी। तो फिर अपर सुबनसिरी जिले में रहकर हिंदी से प्यार शुरू कैसा हुआ? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। कई लोगों के आश्चर्य का कारण ये रहा है कि मैं एक बहुत ही दूरस्थ क्षेत्र से आता हूँ, जो बोलते हैं ना रिमोट प्लेस। हाँ। अपर सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश में ऐसे कई सारे रिमोट जगह तो हैं, लेकिन उन सारे जगहों में से एक नाम अपर सुबनसिरी भी है। सबका यही एक प्रश्न रहता है कि आप में हिंदी का संस्कार कहाँ से जी हाँ। आया। तो ये क्योंकि मैं भी देख रही हूँ कि आप तो बहुत ही अच्छा हिंदी बोलते हैं। हाँ, ये कई सारे लोगों के आश्चर्य का कारण बना है। खासकर जब मैंने ये साहित्य अकादमी के पुरस्कार के लिए वो समारोह में मैं जब गया था, कई लोगों ने मेरे से यही सवाल पूछा कि आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है। खैर, बचपन की ओर जाते हैं वापस। पता नहीं, शायद मतलब मेरे साथ ये होना ही था, इसीलिए जब मैं 5वीं कक्षा में था, मैं सरकारी स्कूल में था मेरे अपने गांव में। वो छोटा सा गांव है सिप्पी, वो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट की जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर दापोरी, जो वहां से 14 किलोमीटर अंदर जाना होता है। तो एक छोटा सा गांव है, सुबनसिरी नदी के किनारे बसा हुआ, बहुत सुंदर है। लेकिन तो मैं उस स्कूल में पढ़ा हूँ। लेकिन जब मैंने 5वीं कक्षा में मैंने जब प्रवेश किया, पता नहीं कैसे ये अपने आप हो गया कि मेरा हिंदी के प्रति बहुत ज्यादा लगाव होने लगा, और उस लगाव का ये परिणाम हुआ कि मेरा हिंदी भी बहुत अच्छा होने लगा। मुझे आज भी याद है, मेरे एक गुरु हुआ करते थे, उनका पूरा नाम मुझे अभी याद नहीं, D.R. सिंह करके, वो बिहार के रहने वाले थे। उनको मेरी हिंदी बहुत अच्छी लगती थी। मतलब वो उनको आश्चर्य होता था कि ये इस गांव का बंदा इतना अच्छा हिंदी कैसे लिख लेता है अभी से। मतलब मैं तो तब बहुत छोटा था, क्लास 5। उस वक्त तो अभी की तरह मतलब ये जैसे किड्जी वगैरह तो होता नहीं था, प्रिपरेटरी लेवल होता नहीं था, LKG UKG कुछ नहीं होता था। हम सीधा क्लास 1 में प्रवेश करते थे। मतलब मैं छोटा ही था तब। तो वो सर बहुत खुश होते थे मुझसे, तो वो मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे कि तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी है। तो उस तरह मतलब अपने आप ही मेरा हिंदी के प्रति लगाव हो गया। तो लगाव के कारण जो है मेरी हिंदी भी अच्छी होती गई। लेकिन इसका बहुत बड़ा श्रेय जो है मैं देना चाहूंगा, अगर आपको याद हो तो कॉमिक्स। जी हाँ। ये जो राज कॉमिक्स में बहुत पढ़ता था, राज कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स, जैसे नागराज है, सुपर कमांडो ध्रुव, डोगा, मेरा फेवरेट सुपर हीरो है वो। तो इन कॉमिक्स ने मेरी हिंदी को और परिष्कार करता गया। इसलिए मैं आज भी जिन लोगों ने ये कॉमिक्स बनाया है उनके प्रति ना मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि अगर वो कॉमिक्स नहीं बनते तो शायद मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं होती। क्योंकि आप उस कॉमिक्स को जब पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे ऐसे शब्द मिलते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से मेरी हिंदी जो है एक तो अब लगाव तो है ही, दूसरा लेकिन इस कॉमिक्स के चलते कॉमिक्स पढ़ पढ़ के मेरी हिंदी अच्छी होती गई, चाहे लेखन के स्तर पर या फिर पढ़ने के स्तर पर या बोलने के स्तर पर, हर स्तर पर मेरी हिंदी का परिष्कार होता गया। और उसका परिणाम ये है कि मैंने कॉलेज में आकर भी हिंदी ही चुना, फिर MA तो हिंदी में किया ही, फिर MA में जाने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब हिंदी ही मेरा सब कुछ है, हिंदी के बदौलत ही मैं कुछ बन सकता हूँ। अगर मुझे कुछ बनना है तो उसका जरिया हिंदी ही होगा। तो इस प्रकार से
वो बचपन में जो कॉमिक्स हुआ या मेरा आकर्षण हुआ, उसका परिणाम आज यही है कि लोग मुझे थोड़ा बहुत जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में डॉक्टर तारो सिंधिंग नाम का भी कोई बंदा है जो हिंदी के क्षेत्र में कुछ नहीं तो कम से कम कविताएं तो लिख रहे हैं। जी हाँ, ये आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया। मैं भी ये मानती हूँ कि जब हम बड़े हो रहे थे, हमारे जमाने में कॉमिक्स इंग्लिश हो या हिंदी हो, उसकी वजह से हमारा जो लैंग्वेज बहुत पॉलिश हुआ। तो आजकल के जमाने में शायद जो रीडिंग हैबिट्स है बच्चों में बहुत कम हो गया है, ये ऑनलाइन मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के वजह से। तो आप अभी देरा नातुंग में हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो अरुणाचल में हिंदी जो एज अ लैंग्वेज, उसका फ्यूचर आपको कैसा नजर आ रहा है? देखिए, आज तो जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे या फिर हमारे जो सीनियर्स हुआ करते थे, उनकी उस जमाने और आज के जमाने की तुलना में आज हिंदी की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर हो गया है। क्योंकि एक जमाने में ऐसा हुआ करता था, हमारे टाइम में भी, कि लोग बोलते थे कि जो हिंदी पढ़ते हैं उस पर सवाल उठाते थे, फिर उसको मजाक उड़ाते थे, चिढ़ाते थे कि हिंदी को पढ़कर क्या करोगे तुम, क्या बनोगे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, खासकर जब कोई लड़के जब हिंदी सब्जेक्ट को चुनते हैं उसका खूब मजाक उड़ाया करते हैं। मुझे भी ऐसा मजाक उड़ाया गया कि अरे यार, तुम लड़का होकर क्यों हिंदी तुमने चुना, ये तो लड़कियों वाला विषय है। ये बातें मेरी पल्ले नहीं पड़ते थे कि कोई सब्जेक्ट जो है कि उसको लिंग से जोड़ा जा रहा है। यदि ऐसा है तो इंग्लिश तो सिर्फ लड़कों का होना चाहिए, यदि आप लोग ऐसा बोलते हैं तो हमारे टाइम पे क्या होता था कि हिंदी सब्जेक्ट जो है बहुत उपेक्षित था, उसको इग्नोर किया जाता था, उसको ऐसा मानते थे उसको केवल वही लोग ऑप्ट करते हैं जिनको पढ़ने लिखने में बहुत कमजोरी है। तो उस वक्त मतलब ऐसा भी था कि अरुणाचल में हिंदी का माहौल ही कुछ नहीं था, ऐसा कोई रोल मॉडल नहीं था उस वक्त, कोई हिंदी में पढ़ के कोई बड़ा नाम कमाया हो ऐसा कोई भी नहीं था। तो शायद मेरे से एक दो बैच आगे कुछ लोग हैं, वो और हमारे बैच के लोग अभी, ये हम लोगों ने जो किया है अरुणाचल में हिंदी को लेकर, तब किसी ने नहीं किया था जी। तो उस वक्त हिंदी लेने वाले, हिंदी पढ़ने वाले या फिर हिंदी का माहौल ही नहीं था, कोई मंच भी नहीं था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज परिस्थिति पूरी तरह से बदल चुके हैं। आज हमारे अपने प्रदेश के लोगों ने हिंदी में ऐसा ऐसा काम किया है जो पूरे अरुणाचल को रोशन कर दिया है। जी हाँ। अब देखेंगे कि कुछ नाम मैं यहाँ पर विशेष तौर पर लेना चाहूंगा। डॉक्टर जमुना बेनी तादर, इस नाम से तो पूरा देश वाकिफ है, प्रदेश तो है ही। डॉक्टर जमुना बेनी तादर आज जो है वो अरुणाचल में हिंदी का ऐसा परचम लहराया उन्होंने, जिसके कारण जो है जो मुख्य धारा के लोग हैं, जो मेन स्ट्रीम बोलते हैं, वो लोग अरुणाचल को जानते हैं। डॉक्टर जोरम यालम नाबम जी हाँ। अब देखिए उन्होंने एक उपन्यास लिखी हाल ही में, जंगली फूल, फिर उनकी पहली कहानी संग्रह आया साक्षी है पीपल, इस तरह से फिर ताई तुगुंग जी हाँ, जिसको चीमा के नाम से लोग जानते हैं। फिर मैं थोड़ा सा अभी उनके पीछे पीछे अभी आ रहा हूँ, उनके नक्शे कदम पर मैं चलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस तरह से फिर अरुणाचल के हर कॉलेज में आप देखेंगे आज अपने ही स्थानीय लोग जो है वो बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं। जी हाँ। अपने यूनिवर्सिटी में जो पहला अरुणाचल का हिंदी ऑफिसर है गुम्पी मुसो जी, हाँ, वो पहला हिंदी ऑफिसर। इस तरह से मतलब अपने ही स्थानीय लोग जो है आज हिंदी भाषा को लेकर हिंदी पढ़ के लिख के एक तो उसकी रोजी रोटी तो हो ही रहा है, हाँ। घर चल रहा है, लेकिन वो नाम भी कमा रहे हैं, लोकप्रिय भी हो रहा है। फिर आपका अपना बोके बागरा जी हाँ, ये ऐसा नाम है जिसकी आवाज ने पता नहीं कितने दिलों पर राज किया है, कितने सालों से, है ना। इस तरह से आज हम देखते हैं और हिंदी बहुत ही एक लोकप्रिय भाषा बन गई है, इसलिए लोग आज हिंदी पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। आज हम देखते हैं कॉलेजों में आप देखेंगे हिंदी पढ़ने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, और यूनिवर्सिटी में अपना जो इकलौता यूनिवर्सिटी है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, वहाँ हम देखते हैं प्रति वर्ष आवेदकों की जो संख्या है, जो एप्लीकेंट्स हैं, उसमें वृद्धि होती जा रही है, इतना बढ़ता जा रहा है। और एमए के दौरान जो लेक्चरशिप के लिए जो एग्जाम हमें पास करनी होती है, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्रति वर्ष 4-4, 5-5 लोग जो है उस एग्जाम को भी क्रैक कर रहे हैं। हाँ। तो ये इस बात का प्रमाण है कि आज हमारे प्रदेश में हिंदी जो है एक बहुत ही ताकतवर भाषा बन गई है। ताकतवर भाषा इसलिए बन गई है क्योंकि ये हमारी रोजगार की संभावना को भी बढ़ा रहा है, क्योंकि उसी भाषा को ताकतवर माना जाता है जिस भाषा से आपको कुछ नौकरी मिल सके। इंग्लिश को तो इसीलिए बहुत जबरदस्त भाषा मानी गई है क्योंकि उसका अपना एक दबदबा है। हाँ। लेकिन आज हमारे प्रदेश में
हिंदी बहुत ताकतवर भाषा बन गई है। लोग इस भाषा के माध्यम से नौकरियां हासिल कर रहे हैं। आपके इस आकाशवाणी में भी देखिए कितने सारे लोग अब काम कर रहे हैं, अपने ही स्थानीय लोग। हाँ। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश में हिंदी की जो दशा है वो बहुत अच्छी है। हाँ। और जिस दिशा की ओर वो आगे बढ़ रही है वो भी बहुत अच्छा ही है, यानी कि हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है। तो सर, अभी आगे बढ़ने से पहले हम हमारे जो श्रोताएं हैं चाहेंगे कि उनको आपका एक पसंदीदा गाना सुनाए। ओके, मुझे संगीत में बहुत ही ज्यादा रुचि है, लिखने पढ़ने के अलावा। और संगीत में मैं ना थोड़ा बहुत क्या कहूँ, मतलब ओल्ड एज टाइप का हूँ। मुझे पुरानी गीत बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत पुराने गीत बहुत खूबसूरत होते हैं। मैं मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, इन दोनों को बहुत ज्यादा सुनता हूँ। इनके अतिरिक्त अगर मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ तो वो गजल, मैं जगजीत को बहुत ज्यादा सुनता हूँ। मोहम्मद रफी की एक बहुत ही सुंदर गाना है जिसे मैंने फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में परफॉर्म किया था मेरे लाइफ में। वो है जिंदगी भर नहीं भूलेंगी वो बरसात की रात। मैं चाहूंगा कि आप ये गीत हमारे श्रोताओं को आप सुनाएं। जरूर, हम जरूर सुनाएंगे ये गीत। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात।
बहुत ही खूबसूरत गीत था सर। तो आइए चले अभी हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे आपने कहा कि आपको जो म्यूजिक है बहुत पसंद है, आप बहुत इंटरेस्टेड है इसमें, और साथ ही साथ मैंने पहले बताया हमारे श्रोताओं को कि आप एक लिरिसिस्ट भी है। तो हमें बताएं कि अब तक आपने कितने गाने लिखे हैं? गाने अभी तक मैंने कितने लिखे हैं, मैंने उसको अभी फिलहाल हिसाब नहीं किया, लेकिन 30 या 40 के आसपास तो हैं। ज्यादा करके मैं हिंदी में लिखता हूँ, क्योंकि अपनी मातृभाषा में अभी मैं थोड़ा बहुत लिखना आरंभ किया, तो उसमें पकड़ इतना नहीं है, इसलिए बहुत कम मैंने मातृभाषा में लिखा। लेकिन हिंदी में कई सारे गीत मैंने लिखे हैं, कुछ कॉमर्शियल प्रोग्राम के लिए, कुछ चैरिटी वगैरह, ऐसा करके कुछ एंथम गीत, जैसे कि पीपीए का एंथम सॉन्ग मैंने तैयार किया। अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम का जो एंथम सॉन्ग है वो मैंने तैयार किया। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत कॉमर्शियल वाला वो नहीं है, थोड़ा सा किसी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ मैसेज हो, इस तरह का गीत ही मैंने ज्यादा करके लिखा है। ऐसे जैसे फिल्मी गाने होते हैं उस तरह का मैंने नहीं लिखा अभी तक फिलहाल। नहीं, हम वी आर श्योर कि आगे जाके आप बहुत सारे गीत लिखेंगे और फिल्मी गीत भी लिखेंगे, जिसे हम गुनगुनाएंगे और हमारे रेडियो में सुन पाएंगे हमारे श्रोताओं को। तो सर, आपका जो कविता लिखने और लिरिक्स लिखने के अलावा और क्या क्या शौक है आपके? और तो मुझे चित्रकला में बहुत ज्यादा रुचि थी मेरी, तो आज भी स्केचिंग में थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। मेरी ये इच्छा थी पहले में कि मैं फाइन आर्ट्स में कुछ करूँ, लेकिन फाइन आर्ट्स और म्यूजिक, मेरी तो ये दिले तमन्ना थी कि मैं इन दोनों को ही अपना प्रोफेशन बनाऊंगा। कॉलेज तक मेरे दिमाग में यही था, लेकिन मेरे घर वालों ने इंसिस्ट किया कि पहले तुम पढ़ाई पूरी कर लो, जो डिग्रियां हासिल करनी है कर लो, उसके बाद में देखा जाएगा। लेकिन वो रह गया। मतलब इस बात का मलाल हमेशा दिल में रहेगा कि मैंने संगीत में कुछ नहीं कर पाया और चित्रकला में भी मैंने कुछ नहीं कर पाया। बस थोड़ा बहुत स्केच जो जन्मजात है मेरा, इनबॉर्न, भगवान ने जो मुझे दिया, तो जब भी टाइम मिलता है तो मैं कर लेता हूँ घर पे बैठे बैठे, ऐसे ही है। लेकिन वो ऐसे ही फिर गुम ही हो जाता है। तो चित्रकला में मेरी बहुत रुचि है। इसका भी कारण कॉमिक्स ही है। कॉमिक्स में जो सुपर हीरो थे उसे मैं बहुत बनाया करता था कॉपी में, तो उसका संस्कार आज भी है मेरे पास। नहीं, आई एम श्योर सर, अभी आप बहुत यंग हैं, आगे जाके आपको और बहुत काम करने हैं और सीखने हैं। तो अभी आगे का आपका क्या प्लान है कि मतलब आपकी अगली किताब कब निकलेगी या फिर अगला गीत कब निकलेगा? गीतों का तो ऐसा मतलब मेरा कोई प्लान नहीं होता। मतलब जब कोई बोलते हैं कि कुछ लिख दो तो मैं तब कोशिश करता हूँ। मेरा अपना ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। हाल ही में मैंने जो कोरोना के जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे उनके समर्पण में मैंने एक गीत लिखा था, मैंने वो खुद ही गाया था, वो उनको सलाम करके, वो मेरा रिसेंट है। अभी फिलहाल ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन किताबों के लिए तो कई सारे प्रोजेक्ट हैं, परंतु क्या हुआ इस कोरोना के कारण जो है वो कुछ नहीं कर पाया। सारा काम जो है वो ऐसा ठप पड़ा हुआ है, सब अटका हुआ है। जैसे ही हमारा ये परिस्थिति नॉर्मल हो जाता है तो वो उस काम में फिर लगना है। अभी मेरा दूसरा काव्य संग्रह वो पूरी तरह से तैयार है छपने को, बस वो प्रकाशक जो है वो उसकी ऑफिस जो है वो बंद पड़ा हुआ है, प्रेस जो। तो अभी एक किताब तो सबसे पहले तो मुझे निकालनी है, दूसरा काव्य संग्रह, वो सारा मटेरियल रेडी है। फिर मेरा अपना जो थीसिस है, पीएचडी का थीसिस है, उसे भी निकालनी है, और एक लोक साहित्य का संग्रह भी निकालना है। मेरे तागिन जनजाति की जो लोक कथाएं हैं उन कथाओं का एक संग्रह भी निकालना है। इस तरह कई सारे प्रोजेक्ट्स अभी मेरे पास हैं, लेकिन इस कोरोना के चलते जो है मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इसने सबको अपंग बना के रखा हुआ है। जी हाँ, ये आपने बहुत सही कहा। कोरोना की वजह से हमारी दुनिया शायद रुक सी गई है। लेकिन सर, आपने कहा कि आप एक लोक कथाओं की जो एक बुक फॉर्मेट में, कॉमिक फॉर्मेट में, शायद कॉमिक फॉर्मेट में तो नहीं होगा, वो बुक फॉर्म में ही होगा, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि कुछ कुछ पेजेस में उसकी चित्र भी बने। पूरा पेज नहीं, कुछ कुछ कथाओं की उस कैरेक्टर का, उस स्पेसिफिक जो घटना है उस घटना को उस चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास करें, ऐसा कुछ होगा। तो सर, ये मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये पूछ रही हूँ कि जब आप जो फोक टेल्स के बारे में जब आप लिखते हैं तो ये कहानियां का जो सोर्स है वो कौन होता है आपका? ये तो हमें इंटरव्यू के थ्रू ही लेना होता है।
इसका कहीं कोई सोर्स नहीं है, कोई रिटर्न फॉर्म में आपको कहीं भी नहीं कभी मिलेगा। कभी ऐसा होता है कि इसका बहुत ही अलग अलग वर्जन होता है, तो अलग-अलग आप कैसे डिसाइड करते हैं कि आप ये वर्जन चुनेंगे? नहीं, हमारे वहाँ तो एक बहुत छोटी सी जगह है, ज्योग्राफी के लिए भी बहुत छोटा सा एरिया है, तो उसमें बहुत फर्क नहीं होता, हल्का हल्का सा फर्क होता है, लेकिन उसमें जो मूल संदेश उस कथा के माध्यम से जाना होता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हाँ, आप थोड़ा मैसेज बहुत को इम्पोर्टेंस जी देते जी हैं। क्योंकि पात्र थोड़ा सा अलग हो सकता है, घटनाएं थोड़ी सी अलग हो सकती है, लेकिन उस कथा के माध्यम से आपको जो सीख देना चाहिए वो वहीं रहता है, तो उसी को ध्यान में रखकर हम लिखते हैं। तो सर, इसी के साथ हमारा जो कार्यक्रम है समाप्त होने का वक्त आ चुका है, लेकिन जाने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को कुछ मैसेज देकर जाए। ठीक है, अंत में मैं क्या कहूँ, खासकर अरुणाचल की जो साहित्यिक प्रेमी है उनके लिए मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि आप साहित्य पढ़ें, साहित्य को जीने का प्रयास करें, क्योंकि जो इंसान साहित्य से प्रेम करते हैं उस आदमी में इंसानियत बहुत ज्यादा जिंदा रहती है, और आज के जमाने में इंसानियत ही सबसे बड़ा धरोहर है हम सब के लिए। इसलिए जरूरी है कि साहित्य पढ़ें, साहित्य में जो बातें कही गई हैं उसे जीने का प्रयास करें, अपने जीवन में लागू करें। यही मैं एक कवि होने के नाते हमारे अरुणाचल के साहित्य प्रेमियों को मैं संदेश देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, हमारे आज के शो में आने के लिए। हम दुआ करते हैं कि आप इसी तरह और भी बहुत सारी खूबसूरत रचनाएं लिखते जाए और अरुणाचल का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे शो में आने के लिए। तो इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते एक और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।